डॉक्टर अमित शर्मा से एक विशेष बातचीत। आज हमारे चैनल ने प्रकाश मेडिकल सेंटर इंदिरापुरम में डॉक्टर अमित शर्मा से विशेष बातचीत की। ये मेडिकल सेंटर अपने आप में एक अलग पहचान पूरे एनसीआर में रखता है, जिसमें पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का इलाज किया जाता है। डॉक्टर अमित शर्मा ने इन बीमारियों के बारे में विस्तार से समझाया और बताया कि इनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर ये बीमारियों हो जाए तो किस तरह इसका इलाज कराना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इलाज कर आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। मुकेश जौहरी की डॉक्टर अमित शर्मा से विशेष बातचीत। है प्रकाश मेडिकल सेंटर में आप देख सकते हैं कि ये जो है एनसीआर में जो है पाइल्स के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है और यहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर अमित शर्मा। आइए उनसे विशेष बातचीत करते हैं कि पाइल्स के लिए जो मरीज़ है उसको क्या से क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आने वाले समय में वो उससे कैसे निजात पा सकता है और कैसे उससे छुटकारा पा सकता है। आइए विशेष बातचीत करते हैं हम अमित शर्मा से। हमारे साथ इस समय है डॉक्टर अमित शर्मा, जो कि एनसीआर में एक जाना माना नाम है पाइल्स की इलाज के लिए। प्रकाश मेडिकल सेंटर जो है इंदिरापुरम में है। आइए हम जानते हैं कि जो ये पाइल्स की बीमारी है वो कैसे होती है और इससे आने मरीज़ को कैसे कैसे आराम मिल सकता है, उसे क्या करना चाहिए अगर उसको पाइल्स हो जाती है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पाइल्स के मरीज़ हैं जो बहुत दिक्कत झेलते हैं तो उनको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और आगे क्या उनके लिए इलाज। नमस्कार, धन्यवाद मुकेश जी मुझे मौका देने के लिए, आपके चैनल पर आने के लिए। सबसे पहले तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पाइल्स की बीमारी है, एक गुदगत क्षेत्र में जो हमारा एनल रीजन है, किसी भी एक नॉर्मल आदमी को कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी तकलीफ मतलब उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है। आमतौर पर आदमी को लगता है कि उसे पाइल्स हो गया है, जबकि एनल रीजन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पाइल्स इज़ वन ऑफ देम, फिशर इज़ वन ऑफ देम, फिस्टुला इज़ वन ऑफ देम, एनल वार्ट्स आर देयर, एक्सटर्नल हेमरोइड्स आर देयर, थ्रोम्बोज पाइल्स आर देयर। देयर आर सो मैनी डिजीज जो गुदा क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो एग्जैक्टली क्या है इसका, तो जो डायग्नोसिस है वो एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये बीमारी क्या है, किस स्टेज में है और उसका किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, उसको इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक एक पेशेंट की जनरल अवेयरनेस की बात है, उस पर अगर हम बात करें तो नॉर्मली 3-4 बीमारियाँ मुख्य तौर पर होती हैं। पाइल्स की अगर हम बात करें तो पाइल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। पहले ग्रेड में पेशेंट को सिर्फ ब्लीडिंग होती है, दूसरे ग्रेड में ब्लीडिंग के साथ में मस्से बाहर आते हैं और उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो अंदर चले जाते हैं मोशन के बाद में। तीसरी जो स्टेज है उसमें मस्से बाहर आते हैं, ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन मोशन के बाद में वी नीड टू रिड्यूस देम मैनुअली, वो वापस अपने आप अंदर नहीं जा पाते, उनको हमें हाथ से अंदर करना पड़ता है। एंड ग्रेड 4 जो मस्से होते हैं, पाइल्स होते हैं, ग्रेड 4 में मस्से परमानेंटली बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और वो हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग हम कहें जो ग्रेडिंग है पाइल्स की, वो चीज़ रहती है। अगर फिशर की हम बात करें, फिशर में एक शार्प कटिंग सा पेन होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मोशन टाइम पर किसी ने ब्लेड मार दिया है, बूंद बूंद करके ब्लड भी आता है। लेटर स्टेज में क्या होता है कि स्टूल के साथ में एक ब्लड की लाइन बन के आती है ना, वो कई बार पेशेंट को दिखता है, कई बार नहीं दिखता। तीसरा जो सीवियरिटी की हम बात करें, जैसे पाइल्स में तो हमने कहा कि ग्रेड के हिसाब से होता है, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक वो बढ़ते हैं और उस तरह से इसकी स्टेज बढ़ती जाती हैं। फिशर की जो स्टेजिंग की बात है, फिशर में ऐसा कुछ ग्रेडिंग नहीं होती है। मेनली जो हम इसमें मेजर करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मोशन जाने के टाइम पर उसके लैट्रिन का जो रास्ता है, जो मल द्वार है, एनल रीजन है, वो प्रॉपर खुल नहीं पा रहा है स्टूल पास करने के लिए, तो हम उसको सीवियर स्टेज में मानेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड एनल स्पाज्म, मतलब स्फिंक्टर स्पाज्म हम उसको बोलते हैं, लैट्रिन का रास्ता छोटा हो जाता है। तो ये उसकी एक एडवांस स्टेज है। तीसरी जो स्टेज है, बीमारी है, नॉट स्टेज, वो है फिस्टुला, जिसको हम भगंदर कहते हैं हिंदी में। फिस्टुला बेसिकली ज़्यादातर लोगों में जो तकलीफ होती है उसमें एनल रीजन के पास में एक फोड़ा जैसा बनता है, फुंसी जैसी बनती है, एक हार्ड नोडुलर स्वेलिंग होती है जो धीरे धीरे 3 से 4 दिनों में जाके उसमें पस पड़ जाता है। ऑल ऑफ सडन वो बस्ट होके उसमें से पस निकल जाता है, पेशेंट को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि वो ठीक होने वाली स्टेज नहीं है। वो जो पस बाहर निकला है, बाहर निकलने के साथ में वो अंदर भी एक टनल जैसी बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है, जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला का जो पेशेंट है उसमें मेनली जो तकलीफें रहती हैं, लगातार गुदाद्वार या गुदाद्वार के पास से पस का डिस्चार्ज होता रहता है, और जो पस डिस्चार्ज है जो पस डिस्चार्ज है वो बड़ा इरिटेटिंग होता है, मतलब प्लूराइटिस एनाई जिसको हम कहते हैं, उसको इचिंग रहती है, कपड़े खराब रहते हैं, एक बड़ा डिस्कम्फर्ट सा हम कहें पेशेंट को फील होता है। एग्जैक्टली वो
कितना गहराई तक है, जैसे हम स्टेज की तीनों बीमारियों की बात कर रहे हैं, उसको हम प्रोबिंग से या एक MRI स्कैन से हम देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ तक जा रहा है। मल्टीपल फिस्टुला तो नहीं है, हॉर्सशू फिस्टुला तो नहीं है, हाई एनएल तो नहीं है। तो विद प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड विद सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस और वी कैन से स्कैनिंग हम इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। चौथा जो बीमारी है वो पाइलोनिडल साइनस होता है। पाइलोनिडल साइनस मतलब जो हमारे हिप्स होते हैं, जिन लोगों के हिप रीजन में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, नमी की वजह से कई बार वो बाल अंदर धंस के उसमें कैविटी बना लेते हैं और वहाँ पर पस पड़ता रहता है। ऑफ एंड ऑन कभी वो पस बाहर निकलता है, कभी वो सूख जाता है, फिर पस बनता है। तो ये एक बीमारी चलती रहती है और इसका जो मेन कारण होता है वो एक बालों का गुच्छा होता है। मतलब जब वहाँ पर कैविटी बनती है, नेगेटिव प्रेशर बनता है वैक्यूम से, तो वो जो आसपास के बाल हैं वो उस छेद में, उस कैविटी में अंदर धंस जाते हैं और सूटेबल कंडीशन आने पर कभी भी वो इन्फेक्शन का रूप लेके पस उसमें से बाहर निकलता है। तो ये तो मेनली जो बीमारियां होती हैं, 4 तरह की बीमारियां हैं। अगर हम एनोरेक्टल डिजीज की हम बात करें जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हैं, तो ये बीमारी और उनके लक्षण। अब हम बात करते हैं इलाज की। इलाज डेफिनेटली 2 तरह से रहता है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और एक ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट को दवाइयों से जिसमें ठीक करना होता है उसको हम कंजर्वेटिव मेडिसिन कहते हैं या ट्रीटमेंट कहते हैं, जहाँ पर वी नीड टू गो फॉर सम प्रोसीजर लाइक क्षारसूत्र। हम लोग यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोसीजर करते हैं, तो वो एक ऑपरेटिव या हम क्षारसूत्र तो पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। एलोपैथी सर्जरी में नॉर्मल कई सारी सर्जरी इसमें रहती हैं। लेकिन यहाँ इस चैनल पर हमारा जो डिस्कस करने का मेन मुद्दा है वो ये है कि आम आदमी या एक नॉर्मल आदमी इन बीमारियों से बचे कैसे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी भी जब बीमारियां हैं उनमें से ज़्यादातर का जो कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन या पेट की बीमारियां होती हैं। तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब्ज ना हो, मोशन हमारा ठीक से पास हो, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना करना पड़े। दूसरा जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर किसी आदमी का बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटापा है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है और खान पान गलत है, जंक फूड आदमी सारे दिन खाता है, मैदा की चीज़ें खाता है, पानी कम पीता है, फाइबर नहीं ले रहा है, सलाद कम खा रहा है, तो ऐसे लोगों में इन बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खासतौर पे अगर हम फिशर की बात करें, फिशर मेनली हार्ड स्टूल पास होने की वजह से लैट्रिन के रास्ते में जख्म बन जाता है। तो अगर कोई आदमी कब्ज को अवॉइड कर सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, हार्ड स्टूल नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि फिशर से वो बचा रह सकता है। हालांकि 15 से 20% और भी कारण होते हैं फिशर होने के, लेकिन बहुतायत हम देखें जो मेजोरिटी के केसेज हैं दोज आर बिकॉज ऑफ हार्ड पासिंग द हार्ड स्टूल। हेमरॉइड जो होते हैं उसमें भी जो हमारा हेमरॉइडल कुशन होता है एनल रीजन में, अगर हम हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वो एक प्रेशर जनरेट करता है ब्लड वेसल्स पर और वहाँ से वेनस रिटर्न जो है हमारा वो कंप्रोमाइज होता है। तो वैसी स्थिति में फिर वो बल्जिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो नटशेल में अगर हम कहें तो जो मेन इन चीज़ों को होने की, खासतौर पे पाइल्स और फिशर के होने की समस्या का कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है, गलत खान पान है। मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा मेनली, अगर आदमी सुबह शाम थोड़ा सा आधा घंटे का वॉक भी कर लेता है, पानी खूब सारा पीता है, डिहाइड्रेटेड ना रहे, प्रॉपर हाइड्रेटेड अगर आदमी का शरीर है, सलाद वो ठीक से खा रहा है, जंक फूड कम खा रहा है, प्लस एक नॉर्मली अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता भी है तो उस कॉन्स्टिपेशन की स्टेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होम रेमेडीज हम कर सकते हैं। पपीता का हम सेवन करें, अमरूद जब सीजन में आता है उसका हम सेवन करें, इसबगोल की जो हस्क होती है वो बहुत लाभदायक रहती है अगर गर्म पानी के साथ में हम इसमें ले रहे हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। प्लस एक और विशेष चीज़ जो मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों ने अपने वॉशरूम को, टॉयलेट को एक रीडिंग रूम बना लिया है। कई लोग वहाँ पर अखबार लेकर बैठ जाते हैं, कई लोग वहाँ पर मोबाइल लेकर स्क्रॉलिंग करने बैठ जाते हैं। तो उसमें एक प्रोलॉन्ग टाइम तक हमें वहाँ पर बैठना पड़ता है और डेफिनेटली जो हमारा हेमोरॉइडल कुशन है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है और वो बाद में पाइल्स का रूप ले लेता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा देर बैठने से हमें बाद में बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। तो मेरा निवेदन ये है कि वॉशरूम में जब आपको अर्ज हो आप जाएं, फ्रेश हो, वापस आ जाएं। अगर स्टूल नहीं आ रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड फील करें, तो वहाँ बैठकर जोर ना लगाएं या वहाँ बैठकर टाइम पास ना करें। एक और चीज़ इसमें होती है, एक स्क्वेटिंग पोजीशन होती है। अगर आदमी वेस्टर्न कमोड यूज़ कर रहा है तो एक छोटा फुट स्टूल जो होता है, एक सिंगल स्टेप का, उसके ऊपर अगर आप पैर रख के बैठते हैं तो एक स्क्वेटिंग एक्सरसाइज होती है एक तरह से। मतलब जो हमारे घुटने हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो एनल मस्कुलेचर है उसके ऊपर प्रेशर कम जनरेट होता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक और विशेष जो मैसेज मैं देना चाहूँगा, पाइल्स, फिशर या फिस्टुला ये एक आम बीमारियां हैं। लगभग 60 से 70% लोगों में हमारे देश में ये बीमारी होती है किसी ना किसी स्टेज में लाइफ के। तो इसको टैबू ना बनाएं, इससे शर्माए नहीं। कई लोगों को लगता है कि मैं कैसे बताऊंगा, मुझे बहुत शर्म आएगी या लोग क्या सोचेंगे। लोगों को छोड़िए, अभी
आपको अगर कोई सिम्टम है, कोई तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपनी सारी बातें निसंकोच रूप से बताएं। प्लस एग्जामिनेशन के बाद में हम उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं कि हमने इस पेशेंट के साथ में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर जाना है या ऑपरेटिव प्रोसीजर होना है। शुरुआती जी मतलब डॉक्टर साहब घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं आपको घबराना। जो है अपना कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, बिल्कुल, जिससे इस ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसे हम प्रिक्योर कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बहुत आराम से कंजर्वेटिव वे में कुछ डूज एंड डोंट्स के साथ में कुछ माइनर प्रोसीजर, जैसे क्षारसूत्र बड़ा हल्का सा आधा घंटे का प्रोसीजर होता है, पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। इन बीमारियों से हम जड़ से निजात पा सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन कई बार लोग डर, शर्म, संकोच की वजह से इसको बढ़ाता जाता है और वो एक बहुत गंभीर स्थिति में जाके वो तकलीफ लैंड कर जाती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं वो शर्माएंगे नहीं, और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।